हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए एक्चुअली में हमारा मकसद क्या है ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने का, क्योंकि इसके बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। व्हाट इज़ प्रोटीन? देखो भाई, आपका प्रोटीन जो है ना, वो अमाइनो एसिड को जब आप बहुत सारे अमाइनो एसिड, जैसे 20 अमाइनो एसिड अभी आप जान रहे हो, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे अमाइनो एसिड को जब आप मिलाओगे, मतलब पॉलीमराइज करोगे, तो आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जिसको कि हम अपने बायो की भाषा में बोल देते हैं कि जो हमारे प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जिसमें अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। अब देखो, अमाइनो एसिड से मिल करके प्रोटीन बना रहे हैं। तो जो अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं वो एक्चुअली में किस वजह से जुड़ रहे हैं। मान लीजिए ये आपका अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है, तो ये एक्चुअली में भैया कैसे जुड़ गए, तो ये जो जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो 2 अमाइनो एसिड जो कि एडजेसेंट होते हैं, अगल बगल में जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक प्रोटीन बोलते हैं। और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड की वो बॉन्ड होती है। कैसी बॉन्ड होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें से हमारा जो पेप्टाइड की बॉन्ड होती है वो कोवैलेंट की बॉन्ड होती है, ठीक है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी आपका साथ में साथ क्लियर होता चले, ठीक है। प्रोटीन आपको समझ में आया। अब देखिए, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, एक पूरा सेंटेंस ही पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। क्या है भाई सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? इसको फॉर्मुलेट किसने किया था, क्रिक ने किया था। बताया किसने था, क्रिक ने बताया था। क्रिक ने ये बताया था कि जो हमारा डीएनए है वो आरएनए बनाता है और जो हमारा आरएनए है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। सेम जो हमारा डीएनए है वो डीएनए भी बना सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखिए, होता क्या है कि जो हमारा डीएनए है वो आरएनए बनाता है किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, जो कि आज का हमारा मेन हीरो है। तो ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आया। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा मेन मकसद प्रोटीन बनाने का है वो बनेगा आरएनए से, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस। समझ में आया आपको? यहाँ पर एक और चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, क्या, डीएस, ठीक है। जो हमारा आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और हमारा जो प्रोटीन है वो भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आपके पास ये सवाल जरूर होगा कि जो हमारा डीएनए है उसके पास 2 हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर आप इसको खोल दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, तो ये 2 स्ट्रैंड है। वहीं हमारे आरएनए और प्रोटीन के पास 1 स्ट्रैंड है। बल्कि अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ये दोनों स्ट्रैंड तो 2 आरएनए बनाने चाहिए ना। आपके पास ये होगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके जो दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के वो आपके 2 आरएनए बनाए, जिससे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपके जो डीएनए हैं वो दोनों ही स्ट्रैंड से आरएनए बनाएंगे तो 2 तरीके के प्रोटीन बनेंगे, मीन्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए वैलिड नहीं होगा। ये आपको समझ में आया। इसीलिए जो हमारा डीएनए होता है उसकी एक ही स्ट्रैंड हमारे आरएनए को बनाता है, जिसकी वजह से आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड कहलाता है, ठीक है। जो डीएनए है उसके पास डबल स्ट्रैंड है, मतलब 2 ऐसे धागे मान लो है, तो उसमें से एक ही जो धागा है वो यूज़ हो रहा है हमारे आरएनए को बनाने के लिए, तो उसका कुछ एक स्पेसिफिक नेम होगा। तो मान लीजिए कि ये वाला जो है ये हमारा क्या कर रहा है, आरएनए बना रहा है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, जो कि हमेशा ही 3' to 5' डायरेक्शन, 3' to 5' की डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। जो 3' से 5' में जाएगा वही हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, वही जो है वो आरएनए बनाएगा। समझ में आया आपको? अब देखो, हमारा जो डीएनए है इसमें स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती हैं। सारा खेल स्ट्रक्चरल जीन का है। अब जीन और डीएनए
इन दोनों में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको क्लियर करना चाहते हैं आपको। ये सब आपको समझ में आया ना, ठीक है। अब इसको क्लियर करने के लिए हमें दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको डीएनए और जीन के बारे में डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था, तो आई होप कि आपको भी हो रहा होगा, तो हम उसको थोड़ा सा दूर कर दें, ठीक है। ये रहा आपका सेल, ठीक है, दिस इज सेल। सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। डीएनए में आपको न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेगा एंड हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है, पैकेजिंग, ये प्रोटीन देखने को मिलेगा। फिर डीएनए के अंदर जीन होता है, ठीक है। और ये जीन क्या होते हैं, ये जीन जो होते हैं ना, दे आर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। आपको समझ में आ रहा है, मतलब अच्छा ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया ना। फिर हम उसी स्लाइड पर आ गए क्योंकि हमें समझाना है। देखिए मान लीजिए हम एक तरफ लिख देते हैं डीएनए और एक तरफ हम लिख देते हैं जीन, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि ये रहा आपका डीएनए। डीएनए क्या है हमारा, अगर आपको सरल एकदम शब्दों में जानना है तो आपको बस इतना जानना है कि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। और जीन क्या है, जीन क्या है, जीन हमारे डीएनए का क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है। जीन हमारे एक डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कि कोड करता है प्रोटीन के लिए, ठीक है, ये प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो देखो डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। डीएनए में जीन पाया जाता है। जीन क्या है, डीएनए के वो सीक्वेंस जो कि प्रोटीन को कोड करेंगे। अब देखिए प्रोटीन का बहुत अहम रोल है। प्रोटीन जो होता है वो विजिबल फिनोटाइप क्रिएट करता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करते हैं, विजिबल फिनोटाइप को क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो विजिबल फिनोटाइप को क्रिएट करते हैं। प्रोटीन के ही वजह से इनडायरेक्टली जीन के वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हमारा आई कलर, हमारा हेयर कलर और डिफरेंट टाइप के चीज़ें हमारे बॉडी में हमारे मम्मी या पापा से मैच करती हैं, डिफरेंट होता है। ये सब हमारे प्रोटीन की वजह से होता है जो कि जीन बनाता है, ठीक है। समझ में आया, इससे ज़्यादा बेसिक चीज़ से मैं जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकती थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डीएनए, जीन, टेम्पलेट स्ट्रैंड, हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं। जो डीएनए है वो आपका आरएनए बना रहा है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा में आपने पढ़ा, कभी कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। होता यह है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है, किसमें पाया जाता है, राउस सार्कोमा वायरस में इसको देखा गया था, ठीक है। किसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को देखा गया था। किसने रिपोर्ट किया था, टैमिन एंड बेल्टीमोर ने, ठीक है। कि आरएनए जो था आपके राउस सार्कोमा वायरस का, उसने क्या किया था, उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया था, ठीक है, जिसमें आपका आरएनए डीएनए बना लिया था। तो इट वाज एन एक्सेप्शन, ठीक है, इसको याद कर लेना। नाउ देखिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ये सब आपका बेसिक था। आई होप कि आपका एक ईंट मैंने रख दी है, अब आप घर बनाने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। एट द एंड आपको बीएससी सेकेंड ईयर में प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। देन जो सेकेंड स्टेज है वो है आपका एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। फिर थर्ड है अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड विथ टीआरएनए एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसलेशन। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपके ये कवर किया हुआ है। स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हमने आपको बहुत चीज़ें पढ़ा दी हैं, वो आप लिख लेना, ठीक है, वो भी डन हो गया। अब ट्रांसलेशन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ट्रांसक्रिप्शन, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे इतनी अच्छी ट्रिक इसकी मैंने खुद बनाई है ना कि इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा पाएगा। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अपने लव मैरिज समझ लो, ठीक है। आपको अगर आगे चल के लव मैरिज करनी है तो जो प्रोसेस आपकी लव मैरिज की होगी ना, सेम प्रोसेस आपकी ट्रांसक्रिप्शन की है,
ठीक है। मतलब ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। प्यार कोई भूलता थोड़ी है यार, ठीक है। तो बस उसी हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन की भी प्रोसेस आप नहीं भूलोगे, मैं दावे के साथ आपको कह रही हूँ। अब इसके लिए हमें ब्लैंक स्लाइड पे चलना पड़ेगा। देखिए मैंने क्यों बोला लव मैरिज है। सी एक चीज़ पहले समझ लो, ट्रांसक्रिप्शन समझने से पहले आप ये थोड़ा सा पढ़ लो। द मोड इन विच द DNA passes its genetic information to RNA, known as transcription. Transcription generate a single stranded RNA identical in sequence with the out of the strand of the duplex DNA. ठीक है। The strand of the DNA that direct synthesis mRNA by complementary, हमने आपको बताया कि इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। जो DNA हमारा RNA बना रहा होता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। एंटीसेंस याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पूछूंगी आपसे, ठीक है। द अदर स्ट्रैंड बियर द सेम सीक्वेंस एज द mRNA एक्सेप्ट फॉर पोजेसिंग T इंस्टेड ऑफ U एंड इज कॉल्ड द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल जीन में एक आपका ये जो आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ोगे उसमें आपको एक टेम्पलेट स्ट्रैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि 3' to 5' में आपको दिखाई देगा, ये 5' to 3' में। तो जो कोड कर रहा होगा उसे हम टेम्पलेट बोलेंगे, ठीक है। और जो कोड नहीं कर रहा है एक्चुअली हम उसको कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम टेम्पलेट वाला बेचारा काम करता है तो भी इसको नॉन कोडिंग ही बोला जाता है, ठीक है। इसको नॉन कोडिंग बोला जाता है या फिर इसको एंटीसेंस बोला जाता है। ये तीनों आप याद रखना। ये कोडिंग होते हुए भी ये कोई काम नहीं करता है, इसको सेंस बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने आपको ये क्वेश्चन दिया TG फिर AATTG, ठीक है। ये आपके DNA का स्टैंड है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में RNA का स्टैंड क्या होगा, मीन्स क्या आप बनाओगे। तो क्या बनाओगे भाई, A की जगह तो आप A ही लिख दोगे, ठीक है। U की जगह T की जगह U लिखोगे, फिर ये सेम फिर T की जगह U एंड फिर G, ठीक है। ये आपका RNA का स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक RNA बना लोगे, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। ये आपको समझ में आया DNA एंड RNA जो नीचे कह रहा था बात। चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसकी हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो डिफाइंड होती है एक ऐसे रीजन, DNA का ऐसा रीजन जहाँ पर RNA बनने का सिग्नल आपको मिलता है, जहाँ पर आप इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन की प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका स्टैंड, ठीक है। ये है टेम्पलेट स्टैंड जो कि 3' to 5', 3' to 5', 3' to 5', कुछ भी बोलो, ठीक है। उसमें मूव कर रहा है एंड दिस वन इज 5' to 3', ठीक है। जो कोड करेगा वो टेम्पलेट स्टैंड है, जो कोड नहीं कर रहा है वो कोडिंग स्टैंड है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब एक बात बता रही हूँ आपको, आप स्ट्रक्चरल जीन जब उठाओगे तो आपको दिखेगा एक प्रमोटर साइट, एक दिखेगा टर्मिनेटर साइट। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर मतलब कि यहाँ से चीज़ें घुस रही हैं, ठीक है। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, प्रमोट हो रही है, और यहाँ से ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे आपका RNA, ठीक है। यहाँ से RNA बनना स्टार्ट होगा और बन करके ये बाहर गेट से निकल जाएंगे। तो टर्मिनेटर क्या है, पीछे वाला गेट जहाँ से अब भाई निकलना है, और प्रमोटर क्या है, आगे वाला गेट जहाँ से एंटर होना है। तो प्रमोटर की साइट और टर्मिनेटर की साइट अभी जब इलोंगेशन, इनिशिएशन और टर्मिनेशन पढ़ाएंगे ना, हलवा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं। मैंने बताया आपको कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो आप लव मैरिज की प्रोसेस से प्लीज़ कोरिलेट करो, अभी जितनी देर तक मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। होता क्या है देखिए, ये रहे आपके पापा, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ना इसको नीचे बनाते हैं। ये रहे आपके पापा, ठीक है। ये रहे पापा और ये रही आपकी, अच्छा नहीं पापा ये रहेंगे ना, सिंबल ही देख लो, कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये रही आपकी मम्मी, ठीक है। ये रही मम्मी, ओके। नाउ लव मैरिज है भाई, तो बॉयफ्रेंड की भी तो ज़रूरत है ना, हम लव मैरिज किससे करेंगे, ठीक है। तो ये रह गए बॉयफ्रेंड एंड यहाँ पर अब आप आओगे, ये रहे, अच्छा बना दिया है ना हमने रेड से, ये रहे, हाँ कलर ही नहीं आ रहा है, और ये रहे आप, ठीक है। ये आप हो। यहाँ पर एक और अभी एक इंसान बाकी रह गए जो कि हैं हमारे पापा, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिख रहा हो, येलो है, ठीक है, ये दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसमें और डिज़ाइनिंग कर दें। ये रहे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के जो है पापा, ठीक है। अब समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए
आपके पापा का मूड कभी ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है, कभी अच्छा, कभी ख़राब, कभी अच्छा, कभी ख़राब, कभी अच्छा। ये मूड चलता रहता है, सभी का होता है भैया। सेम फॉर द मम्मी, ठीक है। मूड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है, ये हो रहा है। अब क्या होता है, आप ढूंढते हो कोई एक ऐसा मूड जो कि हैप्पी वाला हो, जिस टाइम आप अपने बॉयफ्रेंड को बोल सको कि जाओ यार पापा से बात कर लो शादी की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पापा हैं उनका मूड जो है वो अच्छा है, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारी कौन सी साइट हो गई, प्रमोटर की, ठीक है, इनिशिएशन की साइट हो गई। तो आपने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड से बोला, ठीक है, ये आपने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि गो एंड टॉक टू द पेरेंट, ठीक है, पापा से बात करो हमारे। भैया किसकी बात चल रही है यहाँ पे, ये तो बताया ही नहीं। यहाँ पर बात चल रही है मैरिज की, ठीक है, मैरिज की। तो मैरिज की बात करनी है भाई। तो आपके जो बॉयफ्रेंड हैं वो आए और आपके पापा के साथ जुड़ गए, यहाँ आपसे बात किए, भाई मूड अच्छा था, बात किया। बात क्या हो रही है भाई, मैरिज की जो बात है वो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर हुई इनिशिएट, ठीक है। किसकी हेल्प से हुई, आपकी हेल्प से। अगर आप नहीं होते तो क्या जो आपके बॉयफ्रेंड है वो आपके पापा के पास आ पाते, नहीं आ पाते। तो बात हुई, ठीक है, यहाँ पर इनिशिएट हुआ, मीन्स थोड़ी सी बात स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ, बात बढ़ी। ये जो आपकी मैरिज की बात है, किस कलर से बनाऊँ, ब्लू से बना रही हूँ, ठीक है। ये जो आपके बॉयफ्रेंड यहाँ आ गए थे, ये जो बात है ये आगे बढ़ रही है, ये बात आगे बढ़ रही है, ठीक, ये बात आगे बढ़ी। तो बढ़ने को हम क्या बोल रहे हैं, इलोंगेशन, ठीक है। ये बात आपकी बढ़ी, इलोंगेट हुई, बात बढ़ गई। फिर क्या हुआ कि आप क्या हो गए, आपके जो बॉयफ्रेंड हैं, ब्लू कलर से ना, ये आपके जो बॉयफ्रेंड हैं ये अब थक गए। इन्होंने कहा भाई अब नहीं, पापा का मूड जो है वो ख़राब चल रहा है, अब नहीं हो पाएगा मेरे से बात। तो फिर आए रो फैक्टर, जो कि हैं आपके पापा, जो बॉयफ्रेंड के पापा हैं, वो आए और आपके पापा का जो मूड ख़राब था, ठीक है, आपके पापा का जो मूड ख़राब था उनसे इन्होंने बात की, ठीक है। यहाँ पर उनसे इन्होंने बात की और आपको समझाया कि बेटा रो मत, ठीक है, रो मत, तुम्हारी मैरिज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई सॉर्ट आउट, और यहाँ पर हुआ क्या हो गई, बात सॉर्ट आउट हो गई और पूरा का पूरा जो मैरिज का बात है एक्चुअली में वो सलट गया, ख़त्म हो गया, टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर बात क्या हो गई, ख़त्म हुई, टर्मिनेट हुआ, ठीक है। जो आपके शादी की बात थी, आपके बॉयफ्रेंड के पापा ने कहा, मना लिया आपके पापा को, आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को, और हुआ कि आप शादी हो जाएगी। तो बाहर क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये जो ओके सब खराब हो गया, ठीक है, सब खराब हो गया। यही होता है स्लाइड से पढ़ाने का। एक बार थोड़ा सा मैं बना लूँ, मम्मी वाला ही ख़राब हुआ है, मम्मी लग रहा है गुस्सा हो गई कि मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, बस पापा से ही बात करना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो होता क्या है, इलोंगेशन सब चीज़ें आपने समझ ली। अब यहाँ से टर्मिनेशन की साइड से जब रो फैक्टर गया, आपके पापा गए तो उन्होंने बात सलटा दी और आपकी मैरिज की बात जो है वो बाहर आ गई। ये आपके मैरिज की बात है, ठीक है, याद रखना, बहुत ईजी है, मैं आपको आगे चल के एकदम कोरिलेट करके पढ़ाऊँगी। ये आपकी मैरिज की बात बाहर आ गई, ठीक। अब जब मैरिज की बात बाहर आई ना, तो आपकी मैरिज की बात में कुछ भाई ख़राब बात होगी, कुछ अच्छी बात होगी। तो आपके मम्मी पापा ने रेड वाली जो बात है वो ख़राब बात है, तो इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, काट करके हटा दिया। कहा कि हम क्यों भाई, हम ख़राब बातें क्यों बताएंगे अपने रिश्तेदार से, हम तो अच्छी बातें बताएंगे। तो ये आपकी जो अच्छी बात है वो मिल गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। कट कर दिया ना, बात में से अच्छी बात को, ठीक है, रख लिया, बुरी बात को काट के फेंक दिया, ठीक है, स्प्लाइस कर दिया। फिर बोले कि यार बुरी बात नहीं बता रहे, अच्छी बात बता रहे, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि जिससे रिश्तेदारों की नज़र ना लग जाए हमारे बच्चों की शादियों में, ठीक है। ये नज़र लगने वाली चीज़ को हटाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो बढ़ा और चढ़ा, ठीक है, बात को समझो। बढ़ा मतलब टेल, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, टेलिंग कर देंगे, इस प्रोसेस को हम टेलिंग बोलते हैं। और कैपिंग, यहाँ पे आप कैप पहना दोगे सर पे, ये हो गई आपकी चढ़ा, सर पे ही तो चढ़ाओगे ना कैप, तो बढ़ा चढ़ा कर बात की, तो कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। क्यों कैपिंग एंड टेलिंग की, कि आप लोगों के रिश्तेदारों से जो नज़र लगने वाली थी वो हट जाए। मम्मी पापा का फंडा है भैया, ठीक है, नज़र नहीं लगनी चाहिए, ठीक, कैपिंग एंड टेलिंग हो गई। ये आपकी पूरी की पूरी मैरिज की बात अब
एकदम तैयार हो गई रिश्तेदार के सामने जाने के लिए। दिस इज़ ऑल योर ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज़ ऑल योर ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ईजी है। अब देखो ये आपको बताया, अब ट्रांसक्रिप्शन पे चलें, इलोंगेशन, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन पे चलें। देखो क्या, पहले ये देख लो कि स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है देखो, पहले हम थोड़ा सा जो पढ़ाए हैं उसका डायग्रामेटिक बता दें आपको, फिर ये सब बताते हैं। देखो इनिशिएशन में क्या हुआ कि आपका सिग्मा फैक्टर आया, आरएनए पॉलीमरेज जो कि आपके बॉयफ्रेंड थे उनके साथ जुड़ा और उनको ले जा करके यहाँ पर पापा के साथ जोड़ दिया। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड पे जोड़ दिया। फिर जो आपके बॉयफ्रेंड थे वो बात आगे बढ़ा ही रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं, और बात मैरिज की जो बात है। अब देखो मैरिज की बात हमने इसलिए बोली कि एम फॉर मैरिज की बात एंड एम फॉर एम आरएनए, बन तो एम आरएनए ही रहा है ना, तो ये बाहर निकल रही है आपकी मैरिज की बात। तो आरएनए पॉलीमरेज जो आपके बॉयफ्रेंड है वो बहुत देर तक मेहनत करते करते आपके पापा को समझाते समझाते एक टाइम आता है जब पापा का मूड ख़राब हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तब जो बॉयफ्रेंड है उनके पापा आते हैं जिनका नाम है रो फैक्टर, वो बोलते हैं अपने बच्चे से कि रो नहीं, हम बात कर रहे हैं। बात किया उन्होंने आपकी गर्लफ्रेंड के पापा से, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, आपकी मैरिज की बात फिक्स हो गई एंड मैरिज की बात बाहर आ गई। मैरिज की बात जब बाहर आई तो उसकी कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग हुई। कैसे हुई देखो भाई, आपने स्प्लाइसिंग में क्या हुआ, देखो सबसे पहले स्प्लाइसिंग होता है, उसके बाद कैपिंग एंड टेलिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या हुआ कि जो एक्सॉन वाली चीज़ें हैं उसको आपने रख लिया, इंट्रॉन वाली चीज़ों को बाहर फेंक दी, जो बुरी चीज़ थी उसको बाहर फेंक दी, जो अच्छी चीज़ें उसको रख लिया। फिर क्या किया आपने, बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ाया कैसे, टेलिंग करके, और फिर चढ़ाया कैसे, कैपिंग करके, और आपका एक बढ़िया सा mRNA मिल गया। और यही mRNA अब आपका प्रोटीन बनाएगा जो कि हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। समझ में आया? अब इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को डेफिनेशन वाइज बता देते हैं, ठीक है? नहीं तो आप लोग कहोगे दीदी ये क्या कहानी सुना के बस चली गई, कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है? अब देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि आपके बॉयफ्रेंड थे, वो एक ऐसे एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल है पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियस के इन द सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट साइट ऑफ द जीन। द एंजाइम अटैच टू द स्पेसिफिक साइट द प्रोमोटर ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। हमने बताया कि प्रमोटर, पापा का जब मूड अच्छा है, टेम्पलेट स्टैंड का जो प्रमोटर है, पापा का मूड जब अच्छा है तब जो आपके स्पेसिफिक साइट पे ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आकर के क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फिर आगे की प्रोसेस चलती है जिसको हम अटैचमेंट को इनिशिएशन कहते हैं, आगे प्रोसेस चलती है जिसको हम इलोंगेशन कहते हैं। फिर आपके बॉयफ्रेंड थक हार जाते हैं और कहते हैं, फिर उनके पापा आते हैं और फिर टर्मिनेट, बात को रोक देते हैं और कहते हैं शादी डन, नाचो, ठीक है? आरएनए पॉलीमरेज देखो, आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन। बताया ये आपको, अगर आपके बॉयफ्रेंड ही नहीं होगे तो लव मैरिज किससे करोगे भाई? इट यूजेज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टू सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। ये पापा का ही बस यूज़ कर रहे हैं, मम्मी तो भाई भोली वाली, मम्मी का तो दिल आ जाता है ना, बेटी एक बार रो दे कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है हम शादी करा देंगे, लड़का अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो पापा जो है वो मेजर होते हैं, उन्हीं से मतलब मैक्सिमम लोग डरते हैं, उनकी जो हाँ होती है वही जन्नत है, ठीक है? तो आपके जो बॉयफ्रेंड है वो बस टेम्पलेट रीजन, मतलब कि आपके पापा को अपने तरफ करने में लगे पड़े हैं, वो हो गया तो फिर मम्मी भी हो जाएंगी, ठीक है? तो फिर टेम्पलेट स्टैंड है, बस उसी पर जा कर के जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो जुड़ेगा। The DNA dependent RNA polymerase bind to the promoter and catalyzes the polymerization in the 5 direction to 3 direction, ठीक है? हमने आपको बताया था कि जो टेम्पलेट स्टैंड है वो हमेशा 3' to 5' में होता है, ठीक है? 3' to 5'।
तो जब वो क्या बनाएगा भाई, जब RNA बनाएगा तो वो 5' to 3' के डायरेक्शन में बनाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। वंस इट रीचेज द टर्मिनेटर सीक्वेंस द प्रोसेस टर्मिनेट एंड न्यूली सिंथेसाइज RNA इज रिलीज। वही बताया, रो आ जाएगा मीन्स आपके बॉयफ्रेंड के पापा आ जाएंगे एंड प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, RNA पॉलीमरेज आपको समझ में आया। अच्छा ठीक है, RNA पॉलीमरेज के 2 काम होते हैं। ठीक है, RNA पॉलीमरेज के 2 काम होते हैं। RNA पॉलीमरेज एक तो अनवाइंड भी करता है, ठीक है, DNA को साथ ही साथ में। मान लीजिए ये DNA है हमारा, तो इसमें RNA को बनाने के लिए इसको खोलना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे खोलना पड़ेगा। तो खोलने अनवाइंड का भी काम हमारा RNA पॉलीमरेज करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा RNA बन रहा होता है, ठीक है, वो तो उसका जो हमारा RNA है मीन्स इलोंगेशन करना, इलोंगेशन ऑफ RNA का काम भी, ठीक है, mRNA का काम भी हमारा कौन करता है, RNA पॉलीमरेज करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनिशिएशन की जो प्रोसेस थी सब वही है जो हमने आपको बताया। मैरिज की जो बात है वो एक्चुअली में आप रहेंगे और आपके बॉयफ्रेंड रहेंगे तभी स्टार्ट होगा, इनिशिएट तभी होगा। तो सिग्मा फैक्टर मतलब कि आप, और RNA पॉलीमरेज मतलब कि आपके बॉयफ्रेंड, यही दोनों मिलकर के जो मैरिज की बात है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। RNA पॉलीमरेज अटैच टू द DNA विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। बताया ही हमने आपको कि आपके बॉयफ्रेंड को आपकी ज़रूरत पड़ी तभी तो वो जाकर के आपके पापा से बात की है। तो सिग्मा फैक्टर ने क्या की, हेल्प किया RNA पॉलीमरेज की कि टेम्पलेट स्टैंड पे आओ और आकर के यहाँ पर प्रमोटर साइट पे जुड़ जाओ और आगे की जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की उसको स्टार्ट करो। ठीक है, फिर द DNA डबल अनवाइंड एंड ऑल द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ईच ऑफ द DNA स्टैंड आर एक्सपोज। जब वो अनवाइंड होंगे, खुलेंगे, तो उनके नाइट्रोजनस जो बेसिस होंगे, जो ACTG जो हमने बताया, वो अब क्या हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। दिस एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर अ न्यू mRNA स्टैंड। इलोंगेशन में क्या होता है कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अब जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। टर्मिनेटर साइट पे आपके बॉयफ्रेंड होंगे और उनके पापा होंगे जो कि आपके पापा से बात करके बात को ख़त्म करेंगे एंड शादी के लिए हाँ मिल जाएगी। ठीक है, RNA पॉलीमरेज जो है, लेट मी चेंज द कलर। RNA पॉलीमरेज इनकाउंटर द टर्मिनेटर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ द रो फैक्टर। आपके पापा की हेल्प से ही जो आपके बॉयफ्रेंड होते हैं उनको थोड़ा सा संतावना मिलता है। वो बोलते हैं जो रो फैक्टर है वो आकर के कि भैया रो नहीं बच्चा, रो नहीं तुम, ठीक है। तो वो अपने बेटे को शांत कराते हैं और फिर बात करते हैं, कहते हैं कि डेट्स इनफ, बात ख़त्म करते हैं और फिक्स करते हैं। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज देन रिलीजेज द DNA टेम्पलेट। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। देखो RNA प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो mRNA की जो मीन्स अगर आपको मैच्योर mRNA चाहिए तो उसके लिए आपको कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग करनी होगी। कैपिंग किससे होती है? कैपिंग हमारे मिथाइलेटेड ग्वानिन से होती है। ठीक है, किस इन पे होगी? तो हमारे 5' की इन पे होगी। ठीक है, एंड mRNA का यहाँ पर 5' और यहाँ पे 3' है, तो हमारी जो कैपिंग होगी वो यहाँ होगी और जो टेलिंग होगी वो यहाँ होगी। तो कैपिंग किससे होगी? मिथाइलेटेड ग्वानिन से। ठीक है, और जो टेलिंग होगी वो 3' पे होगी और किससे होगी? सेवरल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से। अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी, मेरी हर एक बात मैं इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़ा सा ना दिमाग खोल के सुना करो। जब हमने ये बोला था कि आपके पापा और मम्मी ने कैपिंग एंड टेलिंग बढ़ा चढ़ा करके बात क्यों की? क्योंकि वो चाहते थे कि रिश्तेदारों की नज़र ना लगे आपकी शादी को। ठीक है, तो रिश्तेदार कौन हुए यहाँ पे? यहाँ पर आपके रिश्तेदार जो हैं वो हैं आपके RNAs। क्या है? RNAs। ठीक है, ये RNAs बड़े ख़तरनाक होते हैं। जैसे ही mRNA आएगा ना, ठीक है, बन ढन के आएगा, मीन्स आपकी बात शादी की बात होगी तो ये आकर के इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, खा जाएंगे, एक तरीके से डिग्रेड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उससे बचाने के लिए, RNAs की नज़र से बताने के लिए यहाँ पर जो mRNA है उसकी कैपिंग एंड टेलिंग की जाएगी। ठीक है, स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और जो कोडिंग स्ट्रैंड जो कि एक्सॉन होते हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। किसकी प्रोसेस से? लाइगेशन की प्रोसेस से। ट्रांसक्रिप्शन आपके यूनिट में थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस पूछता, तो उसके लिए यहाँ पर देख लो। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है। सिंगल RNA पॉलीमरेज तीनों बनाता है, mRNA, tRNA एंड rRNA। ठीक है, प्रोकैरियोट में सिंगल RNA पॉलीमरेज mRNA भी बनाता है, rRNA भी बनाता है, tRNA भी बनाता है। और यूकैरियोट में हम RNA देखते हैं कि RNA पॉलीमरेज जो 1 है वो rRNA बनाता है, RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो mRNA बनाता है,
एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए बनाता है। तो एमआरएनए किसने बनाया? आरएनए सेकेंड ने, ठीक है, इसको याद रखना। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ने हमारा एमआरएनए बनाया, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे? रो मत, ठीक है। रो मतलब आरआरएनए पहले बनता है फर्स्ट वाले से, सेकेंड में एमआरएनए बनता है एंड थर्ड में टीआरएनए बनता है। तो रो मत से आप इसको याद कर सकते हो। नाउ देखिए, प्रोकैरियोट पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो हमारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में एक ही स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है जिसको कि हम मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। हमारे प्रोकैरियोट्स में कोई भी कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग नहीं होती है। यूकैरियोट में कैपिंग होती है मिथाइलेटेड ग्वानिन से एंड टेलिंग होती है एमआरएनए की सेवरल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में केवल एक्सॉन होता है, तो स्प्लाइसिंग की कोई प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे जो सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है जिसमें हमारे एक्सॉन एंड इंट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सॉन एंड इंट्रॉन वाले एमआरएनए को हम एचएनआरएनए बोलेंगे। और जब एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग हो जाती है, मतलब कि बातें जो बुरी बातें उसको हटा दिया जाता है, स्प्लाइस कर दिया जाता है, तो फिर हमारे पास एक्सॉन अच्छी अच्छी बातों वाला एमआरएनए बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोकैरियोट में आपको कोई भी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट नहीं दिखाई देगा। यूकैरियोट्स में आपको न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट दिखाई देगा। अब देखिए एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है। हमारा जो अमाइनो एसिड होता है ना वो साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव होता है, ठीक है। हमारा जो अमाइनो एसिड है वो एक्टिवेट नहीं होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द प्रोटीन सिंथेसिस। वो अब एक्टिव ही नहीं है, सोए हुए हैं, तो क्या वो प्रोटीन बनाएंगे भाई? नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें एटीपी चाहिए होता है, ठीक है। क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है। किसके प्रीसेंस में ये एक्टिवेट होते हैं? अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, ठीक है। तो अमाइनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में है जो कि सोए हुए हैं, हमारे एटीपी आते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, और अपने फ्रेंड जो कि अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम है उनको भी साथ लेकर के आते हैं, जिससे कि हमें एक्टिव अमाइनो एसिड मिल जाता है, ठीक है। एक्टिव अमाइनो एसिड जिसको कि हम अमाइनो एसाइल एडिनिलेट कहते हैं, और पायरोफॉस्फेट, ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। थर्ड प्रोसेस है अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड विद टीआरएनए। इसके बाद टीआरएनए जो अभी हम आपको बता रहे हैं ना, ये आपके फिर ट्रांसलेशन में बड़ा यूज़ आएगा, ठीक है। अटैचमेंट होने लगता है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड का टीआरएनए से, ठीक है। टीआरएनए से अटैच हो जाता है, और ये कौन कराता है अटैचमेंट? किसकी प्रेजेंस में होता है? अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के, जिससे कि हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। आई नो कि वीडियो लंबी बनी है, बट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा, मेरी बातें हर एक चीज़ सुनी, अगर नोट किया, तो आप लाइफ में कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं भूलोगे। कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, प्रोटीन से रिलेटेड, एमआरएनए कैसे बना, वो सब हमने बता दिया था। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने आपको बताया था कि जो हमारा मेन मकसद होगा वो ट्रांसलेशन का पढ़ना होगा। बट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बनता है, जो कि है जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड से आपको बहुत सारे मीन्स क्वेश्चन की यहाँ पे ना पूरी एक डिक्शनरी आप बोल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेनेटिक कोड से मिल जाते हैं, ठीक है। भले वो आपके सब्जेक्टिव पेपर हो या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर हो। हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में हुआ था, ठीक है। ये न्यूक्लियस में हुआ था, और न्यूक्लियस के बाहर अब जो हमारा एमआरएनए बना है, ठीक है, जो हमारा एमआरएनए बना है वो कहाँ जाएगा? वो हमारे साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। ये हमारे साइटोप्लाज्म में आया। तो अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी प्रोसेस होगी? वो प्रोसेस होगी हमारी ट्रांसलेशन की, ठीक है। ये प्रोसेस ट्रांसलेशन की हुई। अब ट्रांसलेशन में होता क्या है एक्चुअली कि हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि आप एमआरएनए पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है, अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, फिर अमाइनो एसिड साथ में पेप्टाइड बॉन्ड मिला करके और प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। तो कोडिंग जो हो रही है उसमें हेल्प कौन करता है? टीआरएनए। कौन हेल्प करता है? टीआरएनए। तो यहाँ पर ऐसे डिफरेंट टाइप के कोड मीन्स कोडॉन आपके लगे होते हैं, ठीक है।
ये tRNA जो होता है ये इस कोडॉन को पहचानता है, ठीक है। ट्रिपलेट आप पढ़ोगे, अभी सब आपको क्लियर कर दूंगी। ये जो ट्रिपलेट है इसको कोडॉन ने पहचाना कि अच्छा ये जो है ये मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, ठीक। तो ये मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। तो ये 3 ही का होता है। तो ये मैथ्यूनिन का एक चेन का, ऐसे चेन का पहला जो स्टेप है वो बन जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे को कोड करेगा, तीसरे को कोड करेगा। तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड को कोड करेगा और साथ में जोड़ते हुए चलेगा, जोड़ेगा, ठीक है, जोड़ेगा एक साथ। तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके आपको प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी जेनेटिक कोड मेरा बताने का ये मतलब था कि अगर आपको जेनेटिक कोड ही नहीं पता चलेगा, आपके पास तो यही नहीं ज्ञान होगा कि ट्रिपलेट क्या है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि प्रोटीन बन कैसे रहा है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो कैसे रही है, ठीक है। हमें बहुत ज़रूरी है जेनेटिक कोडॉन के बारे में हम पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ओके। अब चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेट्स मूव ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। देखिए जेनेटिक कोडॉन क्या होते हैं, जेनेटिक कोड बोलो या कोडॉन बोलो, इट्स ऑल अप टू यू, इट इज़ करेक्ट, ओके। अब देखो जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने बताया जेनेटिक कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि क्यों ट्रिपलेट में ही पाया जा रहा है, क्यों नहीं ड्यूप्लेट में पाया जा रहा है, मीन्स ड्यूप्लेट क्यों नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों 4 ग्रुप में नहीं पाया जा रहा है, क्यों 5 में नहीं पाया जा रहा है, तो वो अभी हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। बस अभी मेरी बात सुनो कि जो जेनेटिक कोड है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है, क्योंकि जो हमारा अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन बनाता है। एंड आपको पता है कि जो प्रोटीन है, हमने पिछली ही वीडियो में आपको बताया था कि विजिबल फिनोटाइप ये हमें शो करता है, ठीक है। प्रोटीन किस में हेल्प करता है, विजिबल फिनोटाइप दिखाने के लिए। प्रोटीन के ही वजह से हम डिफरेंट तरीके के हमारे अंदर कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो हुलिया है वो जानवरों से अलग कैसे दिख रहा है भाई, वो हमारे प्रोटीन के वजह से दिख रहा है। हमारे हेयर कलर्स कैसे अलग हैं, हमारे आई कलर कैसे अलग हैं, आँखों की जो कलर होते हैं, ऐश्वर्या राय आप जान रहे हो ब्लू आई है उनकी, कैसे है, क्योंकि उनमें अलग तरीके का प्रोटीन है। किसी की ब्राउन आईज होती हैं, उनमें अलग होता है, किसी की ब्लैक होती है, उनमें अलग होता है, ठीक है। और हेयर कलर आप अपने ही घर में देख लो, आपकी अगर ब्राउन बाल हैं तो मम्मी के ब्लैक बाल होंगे, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से डिटरमाइन होता है, प्रोटीन की वजह से। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो एक्चुअली में लाइफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में भी ये बात आपको बताया था कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये लाइन आप हमेशा याद रखना। तो जेनेटिक कोड जो है वो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब कैसे कैसे जेनेटिक कोडॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए AUG जो है वो हमेशा ही मैथ्यूनिन के लिए कोड करेगा, ठीक है। देखो 20 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड है मैथ्यूनिन, जिसको कोड करेगा जेनेटिक कोडॉन जो है वो AUG। वैसे ही UCU जो है, ठीक है, ये एक अलग हमारा जेनेटिक कोडॉन है जो कि सेरीन अमाइनो एसिड के लिए क्या करेगा, कोड करेगा। अगेन अगर हम CUU लें, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास CUU है, तो ये किसके लिए कोड करेगा, ये हमें ल्यूसीन अमाइनो एसिड के लिए कोड करके देगा, ठीक है। तो हमारा जो tRNA है वो करता क्या है कि हमारा tRNA डिफरेंट टाइप के ऊपर अभी स्ट्रक्चर आगे पढ़ा दूंगी। tRNA मान लीजिए मैथ्यूनिन लेकर के आया, सो tRNA मान लीजिए कि इस खोज में आया कि हमें मैथ्यूनिन को कोड करने वाला जेनेटिक कोडॉन मिल जाए, ठीक है। ये हमारा जो tRNA था वो सोच रहा था। अब मैथ्यूनिन को कोड करने वाला जो कोडॉन है वो tRNA को पता है कि AUG, ठीक है, यही मैथ्यूनिन को कोड करता है। तो tRNA के पास आपको पता है कि एंटी कोडॉन होता है, मतलब ये कि आपको पता है कि नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड करते हैं, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उनका एक बॉन्ड, एक पेयर है। जैसे कि जो हमारा A है वो हमेशा ही RNA की बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारा A है, एडेनिन है, वो यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड में क्या करेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड में वो बॉन्डिंग बनाएगा। वैसे ही सेम हमारा जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ जुड़ा होगा। अब देखिए मैथ्यूनिन को कोड करने का जो कोडॉन है वो AUG है, ठीक है।
तो टीआरएनए को ये बात पता है, तो वो अपने साथ ले करके आएगा एंटीकोडॉन। इसका एंटीकोडॉन क्या होगा, AUG का। अभी हमने आपको बताया कि अगर AUG हमारे पास एंटीकोडॉन है तो A के साथ कौन जुड़ रहा है, U के साथ कौन जुड़ रहा है, A, और G के साथ कौन जुड़ रहा है, C। तो हमारे पास जो AUG का एंटीकोडॉन होगा वो UAC होगा, और यही चालाकी टीआरएनए करेगा। टीआरएनए इसको लेकर के आएगा और AUG के साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा, जिससे कि हमें मैथ्योनीन एमाइनो एसिड मिल जाएगा। समझ में आया? तो मैथ्योनीन एमाइनो एसिड हमें मिल गया। फिर मान लीजिए कि एक और मैथ्योनीन एमाइनो एसिड मिल गया, या फिर उसके साथ सेरीन एमाइनो एसिड मिल गया। वैसे ही मान लीजिए कि हम सेरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। टीआरएनए ये जानता है कि जो सेरीन है उसको कोड करने के लिए जो जेनेटिक कोडॉन है वो है UCU। तो वो अपने साथ कौन सा एंटीकोडॉन लेकर के आएगा, वो अपने साथ इसका उल्टा जो कोडॉन होगा AGA, वो इसको उठा करके लेके आएगा कि चल भाई आप ही से ये आएंगे, वरना ये नहीं आएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ एंटीकोडॉन मिल जाएगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेरीन एमाइनो एसिड का। तो ऐसे ही चेन दर चेन, मान लीजिए ये हमारा मैथ्योनीन बन गया, फिर ऐसे ही सेरीन बन जाएगा, फिर ल्यूसीन बन जाएगा, फिर लाइसीन बन जाएगा। ठीक है, फिर एक स्टॉप कोडॉन आ जाएगा जिसको कि UAA भी बोलते हैं, एक स्टॉप कोडॉन ये भी है, फिर UGA भी स्टॉप कोडॉन है, और UAG भी स्टॉप कोडॉन है। ये तीनों क्या करते हैं, ये प्रोसेस को रोक देते हैं। ये सब हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। मेरा बस ये बताने का मतलब है कि जेनेटिक कोडॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन का स्टार्ट भी जेनेटिक कोडॉन से हो रहा है और प्रोटीन टर्मिनेट मतलब स्टॉप भी हमारे जेनेटिक कोड के वजह से ही हो रहा है। तो जेनेटिक कोडॉन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम आप लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे कि क्यों जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट में ही देखने को मिलता है, क्यों नहीं ड्यूप्लेक्स में या फिर फर्स्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम आपको बता देंगे। सेकंड देख लीजिए, पहले थोड़ा सा वर्क देख लीजिए लोगों का। द फर्स्ट वर्क ऑन जेनेटिक कोड वॉज कैरीड आउट बाय द फिजिसिस्ट जॉर्ज गैमो। ठीक है, किसने सबसे पहले जेनेटिक कोडॉन पे वर्क किया था, जॉर्ज गैमो में 1954 में जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले जेनेटिक कोडॉन पे वर्क किया था, जिन्होंने हु प्रपोज दैट ईच अमाइनो एसिड इज अ पॉलीपेप्टाइड विच इनकोडेड 3 नाइट्रोजिनस बेसेज, मतलब कि ट्रिपलेट नाइट्रोजिनस बेसेज मिलकर के एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ये हमारे जॉर्ज गैमो ने बताया था। इन एक्सपेरिमेंट दैट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर क्रैकिंग द जेनेटिक कोड वॉज परफॉर्म बाय मार्सेल निरेंगबर्ग एंड J. हेनरिच मैथी। ठीक है, इन्होंने आगे काम किया था। ठीक है, और क्रैक किया इस चीज़ को। द जेनेटिक कोड स्टडीड बाय क्रिक ने जेनेटिक कोड को 1961 में पढ़ा। किस पे पढ़ा, वायरस में। जिन्होंने उसको पढ़ा जब वायरस को, तो उन्होंने भी बताया कि जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। उन्होंने भी इसका कंक्लूजन दे दिया। देखिए, कोडॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 कंसिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, नाइट्रोजनस बेस आप जान रहे हो कि आपका AUGC है, उसके साथ आप शुगर फॉस्फेट जोड़ दोगे, आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अ ट्रिपलेट वुड कोड फॉर अ गिवन अमाइनो एसिड एज लॉन्ग एज 3 बेसेस आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, ये आपका जेनेटिक कोडॉन बता रहा है ट्रिपलेट के फॉर्म में। ठीक है, मार्सेल निरेनबर्ग इन 1961 अटेम्प्टेड टू फाइंड आउट द स्पेलिंग ऑफ अ कोडॉन। ही शोड दैट यूरेसिल UUU कोड फॉर अ फिनाइल एनालिन। तो मार्सेल निरेनबर्ग ने 1961 में ये बताया था कि जो हमारा यूरेसिल है UUU, ये फिनाइल एनिलीन के लिए क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। ये हमारे मार्सेल ने बताया था। लेटर इन अ सेल फ्री सिस्टम में फिर से मार्सेल और एक और थे लीडर, ये बताने में एबल थे कि जो GUU है वो कोड कर रहा है वैलिन के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे पन्ने खुले। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड है, सभी को कोड करने के लिए एक भाई आपको ट्रिपलेट कोडॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे ये पता चला कि कौन सा कोडॉन किसके लिए कोड कर रहा है। तो सबसे पहले 1961 में मार्सेल ने बताया कि जो हमारा UUU है वो फिनाइल एनिलीन के लिए कोड कर रहा है। उसके बाद 1964 में मार्सेल एंड लीडर, इन दोनों ने बताया कि जो GUU है वो वैलिन अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। देन लेटर ऑन जो स्पेलिंग फर्दर कोडॉन की डिस्कवर्ड हुई वो R. हॉले ने किया, खुराना ने किया एंड फिर अगेन निरेनबर्ग जो थे उन्होंने किया। दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर 1968। जेनेटिक कोडॉन की पूरी ऐसे एक बुक खोलने के लिए इन तीनों ही लोगों को, हॉली, खुराना एंड निरेनबर्ग को 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब आते हैं कोडॉन डिक्शनरी पे।
बता दें, वरना अंदर से हो रहा होगा ना कि क्यों ट्रिपलेट। ठीक है, अभी हम उसी को क्लियर करें, बहुत अच्छे से समझा देंगे आप लोग। अभी देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं बनाया, बस एक mRNA बनाया है। ठीक है, क्या बनाया है हमने? mRNA का एक स्ट्रैंड बनाया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो घबराना नहीं कि ये दीदी ने क्या बना दिया। ठीक है, बस mRNA का एक स्ट्रैंड बनाया है। अब समझो यहाँ पर कि आपका पहला क्वेश्चन है कि दीदी जो जेनेटिक कोडॉन है वो ट्रिपलेट ही क्यों नहीं, वो एक ही से क्यों नहीं हो जा रहा है कोड? ठीक है, क्यों नहीं बस ए कोड कर रहा है, क्यों नहीं ए यू कोड कर रहा है, क्यों ए यू जी ही कोड कर रहा है? यही क्वेश्चन है ना आपका। ठीक है, 4 हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है एंड हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है। ये बात से आप नहीं मुकर सकते हो। 4 आपके पास नाइट्रोजिनस बेस है, AUGC, ठीक है, और 20 अमाइनो एसिड है। ओके, अब समझिए, मान लीजिए कि आप बोल रहे हो कि क्यों नहीं ए बस कोड कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, क्यों नहीं बस यू कोड कर रहा है। अच्छा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो पर नाइट्रोजनस बेस एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास कितने नाइट्रोजनस बेस हैं भाई? 4, AUG और C। ठीक है, मान लीजिए कि जो हमारा एडेनिन है वो किसके लिए कोड कर रहा है? वो हमारे मैथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है आपके हिसाब से। ठीक है, आप यही बोल रहे हो। उसके बाद मान लीजिए कि जो आपका ग्वानिन है वो सेरीन के लिए कोड कर रहा है, या फिर जो हमारा यूरेसिल है वो ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है, और जो हमारा सिस्टीन है वो हमारे लाइसिन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, ये 4 अमाइनो एसिड के लिए आप बोल रहे हो कि कोड कर रहा है। तो ये बताओ, तो बस ये जो AGUC हैं ये तो 4 ही के लिए करेंगे ना। हमारे पास तो भाई 20 अमाइनो एसिड है, सही बात है ना, हमारे पास हैं 20 अमाइनो एसिड, और अगर आप 4 के ऊपर 1 करोगे तो इसको 4 ही तो मिलेगा ना। तो 4 ही अमाइनो एसिड कोड हो पा रहे हैं, तो फिर 16 जो रिमेनिंग बचे हैं उनका क्या करोगे? हाँ, हमें ये एनी हाउ ये पॉसिबल करना है कि 20 अमाइनो एसिड कोड हो जाएं, इसीलिए हम 1 जो है, एक जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो एक अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है। समझ में आया? अब हम आते हैं सेकंड पे कि क्यों नहीं हम 2 ले रहे हैं, हम पेयर में क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ड्यूप्लेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हम ट्रिपलेट पे आए? तो ड्यूप्लेट का भी अभी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि सेम एग्जाम्पल कि AU है। ठीक है, ऐसा एज्यूम करिए कि AU है, ठीक है, वो मैथ्योनिन के लिए कर रहा है। ठीक है, और GC जो है वो मान लीजिए सेरीन के लिए कर रहा है। ठीक है, और CU, ये सब मान लीजिए ऐसे कि AA, ये 2 वाले जो हैं ये भी कोड कर रहे हैं एक अमाइनो एसिड को। ठीक है, 2 जो हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन से आप क्या लिखोगे? आप 4 नाइट्रोजनस बेसिस को 2 से भाई ऊपर उनका स्क्वायर करो, तो 4 × 4 16। तो अभी भी तो 16 अमाइनो एसिड ही कोड हो पा रहे हैं ना, जो रिमेनिंग 4 हैं उनका क्या? ठीक है, पहले में प्रॉब्लम था कि भाई बस 4 ही अमाइनो एसिड कोड हो पा रहे थे, 16 जो अमाइनो एसिड बचे उनका क्या? अब 2 वाले पे करने पे हो रहा है कि 16 अमाइनो एसिड ही हो पा रहे हैं, 4 जो बचे हैं उनका क्या? अब आता है कि अच्छा 1 में नहीं हो सकता है, 2 पेयर में नहीं हो सकता है, तो वाई नॉट वी कैन टेक अ रिस्क ऑन ट्रिपलेट। ठीक है, ये भी तो रिस्क ले सकते हैं ना, कि 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब हम लोगों ने रिस्क लिया तो आपको पता है कि डर के आगे जीत है। ठीक है, जब हमने रिस्क लिया, ट्रिपलेट बनाया, तो हमने ये देखा कि हमारा, मान लीजिए हम ट्रिपलेट बना देते हैं AUG का। ठीक है, ये हमारा एक ट्रिपलेट है, ये हमारा दूसरा ट्रिपलेट है, ये तीसरा ट्रिपलेट है, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, ऐसे 5 ट्रिपलेट हमने बनाए। ठीक है, तब देखो, अगर आप ट्रिपलेट पे ये चीज़ रखते हो, अगर ट्रिपलेट पे आप कोड ऑन करते हो कि AUG जो है वो मैथ्योनिन के लिए कोड करेंगे, UCC जो है वो सेरीन के लिए कोड करेंगे, और जो CUC है या फिर CUU था, ये किसके लिए कोड करेंगे? ल्यूसीन के लिए, ये लाइसिन के लिए, और ये हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, ये किसी के लिए कोड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब ट्रिपलेट आपने बनाया तब आपने क्या किया? 4 पे 3 किया। ठीक है, तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि आप 64 अमाइनो एसिड के लिए कोड कर पा रहे हो। ठीक है, 64 अमाइनो एसिड के लिए। तो आप बोलोगे दीदी अभी तो ज़्यादा हो गया ना, 20 अमाइनो एसिड ही तो कोड करना था, अभी तो 64 आ रहा है भाई, ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो, एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा ट्रिपलेट कोडॉन से क्या हो सकते हैं?
कोड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक जेनेटिक कोडॉन का एक और आप चीज़ पढ़ लो। ठीक है, एक फेनोमेना होती है डीजेनरेसी की। ठीक है, डीजेनरेसी की। यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो हमारा एमाइनो एसिड है ना, एक एमाइनो एसिड हमारे बहुत सारे क्या ट्रिपलेट कोडॉन से क्या हो सकते हैं, कोड हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यू 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 जो है और यू यू सी जो है, ये हमारे ट्रिपलेट कोडॉन है। तो यू 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 और यू यू सी ये दोनों ही मिल करके एक ही एमाइनो एसिड को कोड करेंगे जिसका नाम है फिनाइल एनालिन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका टीआरएनए आया, उसको यू 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 दिखा है। ठीक है, तो यू 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 के लिए भी वो फिनाइल एनालिन ही कोड करेगा और सेम यू यू सी के लिए भी वो यही मतलब सोचेगा कि अच्छा ये जो दोनों हैं यू 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 हो या यू यू सी जो है, ये दोनों ही फिनाइल एनालिन के लिए कोड करते हैं, तो यहाँ पर हम काम चला लेंगे। ठीक है, कहीं पर भी अगर ये दोनों दिखेंगे तो उससे एक ही अमाइनो एसिड बनेगा फिनाइल एनालिन। वैसे ही जो हमारे यू ए यू है और यू ए सी है वो टायरोसिन के लिए, ठीक है, इनके लिए कोड करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग डीजेनरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। यहाँ पर एक चीज़ें आपको एकदम रटनी है। क्या रटना है भाई? जो हमारा स्टार्ट कोडॉन है और जो हमारे स्टॉप कोडॉन है, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दे आर स्पेसिफिक। ठीक है, हमारा AUG जो है, जो मैथ्योनिन को कोड करता है, यही हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। tRNA सबसे पहले जब साइटोप्लाज्म में mRNA आएगा तो वो मैथ्योनिन को mRNA पे खोजेगा। क्या खोजेगा? मैथ्योनिन कोडॉन को खोजेगा। अपने साथ वो एंटी कोडॉन में क्या लेकर के आया होगा? UAC। वो सबसे पहले किसको खोजेगा? मैथ्योनिन को, कि भाई तुम मैथ्योनिन कहाँ हो। जैसे ही मैथ्योनिन मिलेगा, वहाँ से जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि एक बार mRNA पे प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ तो वो बनता ही रह गया। ठीक है, अंत भी जरूरी है। ठीक है, तो अंत कहाँ होता है? स्टॉप कोडॉन पे। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं? स्टॉप कोडॉन होते हैं UGA, जिनको हम लोग ओपल बोलते हैं। इनका नाम है, ये बहुत पूछा जाता है, याद कर लेना, सब्जेक्टिव में भी आता है। UAG ये भी हमारे स्टॉप कोडॉन है जिनका नाम एम्बर है। फिर हमारे UAA हैं जिनका नाम ओखरे है। ठीक है, ये हमारे क्या है? स्टॉप कोडॉन है। दे डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस, और आपको एक प्रोटीन जो है पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का मिल जाएगा। समझ में आया? ये कुछ चीज़ें थी जो हमें आपको बतानी थी जेनेटिक कोडॉन में। इसके आगे सब थ्योरी पार्ट है। ठीक है, सब कुछ थ्योरी पार्ट है, देख लीजिए। अ टेबल ऑफ ऑल द कोड वर्ड्स और कोडॉन दैट स्पेसिफाई अमाइनो एसिड इज टर्म एज कोडिंग डिक्शनरी। ठीक है, द कोडिंग डिक्शनरी कंटेन 4x4x4 64 पॉसिबल ट्रिपलेट कोडॉन। हमने आपको बताया यूजुअली द कोडॉन आर रीड ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। ऑफ द 64 कोडॉन, 3 कोडॉन जो है अमाइनो एसिड के वो सेंस कोडॉन होते हैं। ठीक है, 64 में से जो 61 है उन्हें हम लोग सेंस कोडॉन बोलते हैं, और जो 3 हमने आपको बताया था ना, ओपल, एम्बर एंड ओक्रे, जो 3 है ये हमारे क्या होते हैं? नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। ठीक है, सेम वही लाइन यहाँ पर बोली गई है। AUG जो है वो मैथ्योनिन को कोड करते हैं, और ये जो है ये इनिशिएशन कोडॉन इनको बोला जाता है, मतलब कि स्टार्ट कोडॉन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन प्रोकैरियोट द कोडॉन GUG एंड UUG आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन अ रेयर इंस्टेंस एज अ स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, प्रोकैरियोट में ऐसा देखा जाता है कि GUG और UUG हैं वो स्टार्ट कोडॉन की भूमिका निभा सकते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ कोडॉन इज ग्रेटर, ऑल of the amino acid with exception of methionine and tryptophan are coded by more than one codon। हमने बताया कि जब हमने ट्रिपलेट का फॉर्म बनाया तो हमें 64 कोडॉन मिले जो कि डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे थे। तो क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा था 64 कोडॉन, तो फिर क्या हुआ कि एक अमाइनो एसिड को तीन या फिर 2 या फिर 4 जो ट्रिपलेट कोडॉन थे वो कोड कर सकते हैं, ये देखा गया। ठीक है, नाउ कोडॉन्स विच स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड आर कॉल्ड सिनोनिम्स। मतलब ये कि अगर आपका एक ट्रिपलेट कोडॉन 1 है और दूसरा ट्रिपलेट कोडॉन 2 है, अगर ये दोनों ही मिल करके फिनाइल एनानिन के लिए क्या करें? कोड कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे GGU, GGC, GGA एंड GGG ये सभी मिल करके ग्लाइसिन को क्या करते हैं? कोड करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स बोलेंगे। ओके,
वैसे ही जो हमारे ल्यूसीन, सेरिन, आर्जिनिन, ये 6 डिफरेंट कोडॉन को कोड करते हैं। वेरिएशन बिटवीन सिनोनिम्स टेंड टू अकर एट द थर्ड पोजीशन ऑफ द कोडॉन विच इज़ नन एट द वोवेल पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आप देख लो, अगर आप गिनोगे भी इसको, इन पूरे को अगर आप टोटल काउंट करते हो तो ये 64 ही आएगा। ठीक है, मन करे तो काउंट करके आप लोग देख सकते हो। देखिए, अदर कैरेक्टरिस्टिक जितना ऊपर पढ़ा है उसके अलावा जेनेटिक कोडॉन में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं वो अनएम्बिग्यूअस होते हैं, जिसको कि हम लोग नॉन एम्बिग्यूअस भी बोलते हैं। क्यों? ईच ट्रिपलेट हैज़ ओनली वन मीनिंग। एक ट्रिपलेट की एक ही मीनिंग है, समझ रहे हो? एक ट्रिपलेट जो हम बना रहे हैं उसकी एक ही मीनिंग है। जैसे कि AUG जो है वो मैथ्योनिन को कोड कर रहे हैं, तो अगर जो हमारा tRNA है वो एंटीकोडॉन लेकर के आएगा तो उसको पता होगा कि अच्छा यहाँ पर AUG है तो उसके अपोजिट वो UAC ही लेकर के आएगा। उसे पता है कि यहाँ पर मैथ्योनिन ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक ही मीनिंग होती है। नॉन ओवरलैपिंग, नो सिंगल बेस टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपने लिखा है AUG UCU, ऐसा mRNA पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि नॉन ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब ऐसे आप नहीं ले सकते हो, इस 4 को नहीं ले सकते हो, या फिर UGU ऐसे नहीं ले सकते हो, या फिर GUC ऐसे नहीं ले सकते हो। एक स्पेसिफिक ही है कि आपको AUG ही लेना है और UCU ही लेना है। यहाँ मैथ्योनिन बनेगा और यहाँ सेरिन बनेगा। नॉन ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है। कॉमालेस, यहाँ पर कोई भी आपको कॉमा नहीं दिखाई देगा, कोई भी कॉमा नहीं दिखाई देगा, बीच में स्पेस नहीं दिखाई देगा। AUG अगर मैथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, उसके बाद अगर UCU है जो सेरिन के लिए कोड करता है, तो वो तुरंत यहाँ पर सेरिन बनने लगेगा। कोई भी कॉमा यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी रुकावट या स्पेस नहीं होगा। यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज़ ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। अगर AUG हमारे अंदर मैथ्योनिन कोड कर रहा है तो वो आपकी मम्मी के अंदर भी मैथ्योनिन कोड करेगा, वो आपके पापा के अंदर भी मैथ्योनिन कोड करेगा, वो आपके घर में अगर आपका कोई डॉग है तो उसके अंदर भी मैथ्योनिन कोड करेगा, या फिर वो तितली है उसके अंदर भी मैथ्योनिन कोड करेगा। ठीक है, बटरफ्लाइज, एवरीथिंग, तो ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। ओके, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए, ट्रांसलेशन भी अगेन हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के बाद हमें क्या मिला था? HNRNA मिला था, जिसका स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग हुई। उसके बाद हमें mRNA मिला। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? अभी ये हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर आएगा आपका mRNA, कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहीं पर आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, दिस इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस, जहाँ पर आपको कोडॉन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आप जेनेटिक कोडॉन नहीं समझोगे तो फिर आपको ट्रांसलेशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपकी न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, नाउ इट्स द टाइम फॉर ट्रांसलेशन। उससे पहले राइबोसोम थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बिकॉज इट्स इन योर सिलेबस एंड जरूरी भी है। राइबोसोम क्या होता है? ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। सबसे पहले तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आए कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल एंड आपके पास 4 ऑप्शन दिए हो एंड अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के नेम दिए हो, तो आपको टिक किस पे लगाना है? राइबोसोम्स पे। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम पे ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको रटना है। सेकेंड ये कि ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो खुद में ही एक ऑर्गेनेल है। समझ रहे हो? मतलब ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल है, ऐसा राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, राइबोसोम जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था वो पैलाडी के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1955 में। जो टर्म राइबोसोम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया रॉबर्ट्स के द्वारा 1958 में। राइबोसोम्स आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ अ हायर कंटेंट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम ऐसा होता है ना कि बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि उसके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है वो देखने को मिला था। राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल। राइबोसोम हर एक सेल में पाया जाता है, आइदर इट्स अ प्रोकैरियोट और अ यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में दे आर फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में हम लोग ये देखते हैं कि जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है इन अ फ्री फॉर्म, एवं ही घूमता रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग मोनोसोम्स बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि मोनोसोम क्या है, तो आपको पता चल गया ना, प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है उसे हम लोग मोनोसोम कहेंगे। ठीक है, इन फ्री फॉर्म एंड आर कॉल्ड मोनोसोम्स। In eukaryotes, ribosomes are usually associated with the membrane of endoplasmic reticulum। तो आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऐसे मेम्ब्रेन होती है
जिस पे स्कैटर्ड फॉर्म में राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू राइबोफोरिन। तो किससे जुड़े होते हैं? जो हमारे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक से जुड़े हुए हैं, तो उनको जोड़ के कौन रख रहा है? वो ग्लू का काम कौन कर रहा है? राइबोफोरिन। ठीक है, राइबोफोरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो राइबोफोरिन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मैनी राइबोसोम्स में बी एसोसिएटेड विथ mRNA टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम मिल करके mRNA पे पाए जा सकते हैं और इवेंचुअली वो क्या बनाएंगे? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम्स। राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि राइबोसोम जो है वो सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है। इसकी साइज कितनी होती है? 150 एंगस्ट्रॉन से 230 एंगस्ट्रॉन से इसकी एवरेज साइज होती है। ठीक है, और राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते हैं। राइबोसोम्स इन एडिशन टू द साइटोप्लाज्म आल्सो अकर विद इन अ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम पाए ही जा रहे हैं, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, एंड न्यूक्लियाई में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम किससे किससे बना होता है? rRNA एंड प्रोटीन। और ये दोनों ही जो rRNA एंड प्रोटीन दोनों ही ये इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। मतलब 50% rRNA तो 50% प्रोटीन। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि एक ज़्यादा या एक कम। ठीक है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको दो सब यूनिट दिखाई देगी। एक बड़ी सब यूनिट दिखाई देगी जिसको लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, और एक छोटी जिसको स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। दोनों ही एक दूसरे में चिपकी हुई होती हैं जो कि एक कंप्लीट राइबोसोम बनाती हैं। ठीक है, देखिए कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट में कौन से टाइप का आपका राइबोसोम पाया जाता है? 70S। ठीक है, कौन से टाइप का पाया जाता है? 70S। जो सब यूनिट उसकी होती है वो 30S एंड 50S होती है। ठीक है, फिर देखिए यूकैरियोट में 80S टाइप का पाया जाता है जिसकी सब यूनिट होती है 40S एंड 60S। मतलब कि एक 40S है, दूसरा 60S है। ऊपर बताया ना कि लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, वैसे ही कंसीडर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 55S पाया जाता है उसमें, जिसमें सब यूनिट है दोनों 30S एंड 40S। ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है जिसकी सब यूनिट है 33S एंड 50S। अब यहाँ पर आप प्लस मत करने लग जाना कि दोनों को प्लस करके देन आपने आंसर पे टिक लगा दिया, नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 50 + 30 ऐड करोगे तो आपको 80 मिलेगा, बट एक्चुअल में प्रोकैरियोट में 70 पाया जाता है। वैसे ही 60 + 40 करोगे तो 100 मिलेगा, लेकिन यूकैरियोट्स में 80 पाया जाता है। आपको प्लस नहीं करना है, आपको इसको रटना है। ठीक है, रटना ही बोलेंगे, याद करना क्या बोलें, रटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पे, जिसको कि हम बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इवेंचुअली प्रोटीन ही मिलता है। तो बायोसिंथेसिस मतलब कि बायोलॉजिकल तौर पे जो प्रोटीन बन रहा है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। Translation converts the nucleotide sequence of rRNA into the sequence of amino acid comprising a protein। ठीक है, तो RNA को किस में कन्वर्ट करना है? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट करना और फिर उससे प्रोटीन बनाना, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन सीक्वेंस। tRNA एंड rRNA प्रोवाइड द अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द एपरेटस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर जो हमारे mRNA है ना, इनको ज़रूरत पड़ती है अपने दो दोस्त की, tRNA एंड rRNA। इन दोनों से ही मिल करके ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीन दोस्त मिल करके प्रोटीन बना करके हमारी बॉडी को देते हैं। ओके, ये चीज़ आप याद रखना। प्रोटीन सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ और सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर राइबोसोम। ठीक है, तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का जो सेंटर है वो क्या है? राइबोसोम है। आप ऐसा बोल सकते हो ना कि जो आपका राइबोसोम होता है ना, वो एक प्रिंसिपल है जो कि इन तीनों दोस्त T, M एंड R, इन तीनों से काम करा करके और प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं। मतलब बिना राइबोसोम के, बिना इंस्ट्रक्शन के ये तीनों बच्चे क्या करेंगे? तो बिना राइबोसोम के ये तीनों कोई भी काम नहीं कर सकते हैं प्रोटीन का। ठीक है, तो राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। अब जो हमारा tRNA है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में, बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो क्यों ना थोड़ा उसके बारे में भी पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि tRNA होता क्या है? ट्रांसफ़र RNA। ठीक है, ट्रांसफ़र RNA को हम tRNA बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है आपका 3' एंड एक होता है 5'। ये डायरेक्शन हो गई, ये कुछ और नहीं है, ये एक RNA की स्ट्रैंड है। क्या है? सीधी स्ट्रैंड है जिसको कि ऐसे घुमा दिया गया है। ठीक है,
ये घुमा दिया गया है और कुछ नहीं है, ये सीधी ही स्ट्रैंड है जिसको ऐसे घुमा दिया गया है। ठीक, अब ये जो घुमाया गया है स्ट्रक्चर, ये कुछ और नहीं है, ये हमारे ही ज़रूरत के तौर पे होता है ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो ऐसा काम है टीआरएनए का कि उसको अपने आप को तोड़ना मोड़ना, ऐसे थोड़ा तोड़ मोड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसने ऐसे इस तरीके से मोड़ा है कि हर कई जगह पर, ठीक है, कुछ रीजन्स पे जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो बॉन्डेड हैं, और यहाँ पर जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे दे आर नॉट बॉन्डेड, एक दूसरे से वो बॉन्डिंग में नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पर टी लूप बन जाता है। ठीक है, ये होता है एंटीकोडॉन लूप। नीचे होगा आपका mRNA, उस पे लगे होंगे डिफरेंट टाइप के कोडॉन, हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, और उस कोडॉन को कौन आ करके भाई, उस कोडॉन के लिए हमें चाहिए होता है एंटीकोडॉन, जो मिल करके क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड। ठीक है, अब एक और बात समझने की है कि ऐसा नहीं है कि एंटीकोडॉन जो है आपका वो एक ही एंटीकोडॉन है, ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें AUG जो है उसके लिए जो एंटीकोडॉन होगा UAC, तो अब ये जो हमारा टीआरएनए है वो बार बार UAC ही लेकर के आएगा, ऐसा नहीं है ना, वो बार बार अलग अलग लेकर के आएगा, कभी सेरीन के लिए लेके आएगा, कभी प्रोलीन के लिए लेके आएगा, कभी टायरोसिन के लिए लेकर के आएगा, कभी मैथोनिन के लिए लेके आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि किस अमाइनो एसिड के लिए जो हमारा टीआरएनए है वो एंटीकोडॉन लेकर के आ रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए जो काम करता है वो हमारा एक एंजाइम है, वो काम करता है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में लास्ट में बताया था ना। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज क्या करता है, ये निगरानी रखता है कि भैया तुम्हारे पास कौन सा एंटीकोडॉन है। तो जो हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है वो क्या करता है, एंटीकोडॉन को देखता है कि भाई तुम्हारे पास कौन सा एंटीकोडॉन है, फिर ऊपर से क्या करता है, अमाइनो एसिड यहाँ पे चिपका देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली स्लाइड छोड़ो, चार्ज टीआरएनए के बारे में पढ़ना है तो देखो, ये हमने कल बात की थी ना, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अमाइनो एसाइल एडेनिलेट गेट अटैच्ड विद देयर स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल। हमने बताया कि अटैच हो जाते हैं टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज अमाइनो acyl transfer RNA complex. The process of attaching an amino acid to its respective transfer RNA is known as amino acid activation, also known as amino acylation और tRNA charging. अब बताओ, जब हमारा RNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा है तो वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो उसको जगाने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, जगाने के बाद यही जो हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है ये टीआरएनए के साथ जुड़ता है। ठीक है, क्या करता है, यहाँ पर आकर के जुड़ता है और ये चीज़ की मतलब निगरानी रखता है कि इनके पास, टीआरएनए के पास कौन सा एंटीकोडॉन है। उसके बेसिस पे हम ऊपर जो यहाँ पर एक्सेप्टर स्टेम है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका एक्सेप्टर स्टेम है, वहाँ पर हमें कौन सा अमाइनो एसिड लगाना है, हमें मैथ्योनिन लगाना है या फिर हमें सेरीन लगाना है या फिर हमें ल्यूसीन लगाना है। ठीक है, तो इस चीज़ की निगरानी कौन करता है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। क्या बोलते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए। अब ये हो गए हैं चार्ज और अब ये अपना काम करेंगे अमाइनो एसिड बनाने का। ठीक है, अब ये काम करेंगे तो देखिए, सबसे पहले कि हम ये देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन में काम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन की बात करें तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है। अब आप बोलोगे कि दीदी हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में डीएनए कहाँ से आ गया, तो ये बताओ, डीएनए से ही तो एमआरएनए बन रहा है ना, डीएनए से ही एमआरएनए बन रहा है। अगर एमआरएनए ही ना बने तो आप प्रोटीन कहाँ से बनाओगे। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आपकी डीएनए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर एमआरएनए।
mRNA क्या होते हैं? कोडॉन। इनके पास कोडॉन होता है, mRNA के पास अगर कोडॉन ही नहीं होगा तो फिर अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, तो फिर mRNA तो बहुत ज़रूरी है। ये क्या करते हैं? हमें कोडॉन प्रोवाइड करते हैं। डीएनए क्या प्रोवाइड कर रहे थे? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमें विजिबल फिनोटाइप शो करवाते हैं। mRNA के पास कोडॉन है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, कोडॉन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। सेम बात हमने पढ़ाया है। टीआरएनए जो है वो एंटी कोडॉन प्रोवाइड करते हैं। कोडॉन मतलब मान लीजिए AUG है तो ये आपका कोडॉन है। एंटी कोडॉन इसका क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? UAC। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ 3 RNA बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ही तो है। ठीक है, उसके बाद rRNA की जरूरत पड़ती है। rRNA क्या करते हैं? rRNA हमारे राइबोसोम्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का एक सेंटर ही है। यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड क्या क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ट्रांसपोर्टेड टू राइबोसोम बाय टीआरएनए। प्रोटीन एट लास्ट बन जाता है। प्रोटीन क्या करता है? एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फिर सिक्रीशन का भी काम करते हैं। अमाइनो एसिड ज्वाइंट इन अ प्री डिटरमाइंड। अब प्रोटीन होता क्या है? एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड, ये पांचवा, ये 6, 7, 8। तो इन प्री डिटरमाइंड, ठीक है, प्री डिटरमाइंड अमाइनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हम प्रोटीन बोल रहे हैं। तो प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड ज्वाइंट इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, उसी को हम प्रोटीन बोल देते हैं। ट्रांसलेशन, अब प्रोसेस पे देखते हैं कि ट्रांसलेशन में होता क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी थी? टीआरएनए की चार्जिंग की। तो हमने आपको बताया कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की वजह से जो हमारा टीआरएनए है वो चार्ज हो जाता है। अब आएगी बात इनिशिएशन की। अच्छा, इनिशिएशन में 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम क्योंकि ट्रिक से ही सब चीज़ें याद कराते हैं तो ट्रिक एक आपको दे रहे हैं, अब उसको थोड़ा सा ना ध्यान रखना और एकदम ध्यान से ही सुनना। अब मान लो कि आपको इनिशिएशन करना है तो इनिशिएशन में क्या क्या कंपोनेंट अभी हमें चाहिए होंगे, कौन कौन सी चीज़ इसमें भाग लेंगे। तो सबसे पहले राइबोसोम आएगा। ठीक है, हमें इनिशिएशन में राइबोसोम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और टीआरएनए की ज़रूरत पड़ेगी। और इनिशिएशन हमारा होगा किस पे? एमआरएनए पे। ठीक है, तो फिर समझो जो हमारा टीआरएनए है आज हम उसको ट्रेन बोलेंगे। T फॉर टीआरएनए एंड T फॉर ट्रेन। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेन है, ठीक है, हमारा जो ट्रेन है, अभी ऐसे बना रही हूँ, जो हमारा ट्रेन है उसके पास डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, जो अपने एमआरएनए क्या है, वो जो पटरी होती है ना, पटरी, तो हर एक पटरी पे 3-3 लोग वेट कर रहे हैं अपने 3-3 घर वालों के मिलने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो टीआरएनए है वो इस साइड से ऐसे चलता जाता है और लोगों को स्टेशन पे छोड़ता जाता है और अपने घर वालों से मिलाता जाता है। ये हमारे टीआरएनए का काम है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। इनिशिएशन होता कहाँ से है? सबसे पहले AUG से। हमने आपको बताया था कि AUG जिसको हम मैथ्यूनिन बोलते हैं वो हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है। अगर AUG नहीं होगा तो टीआरएनए प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट करेगा। समझ गए? तो टीआरएनए को बहुत प्यारा है AUG। अगर टीआरएनए नहीं दिखा तो फिर वो स्टार्ट ही नहीं करने वाला। ऐसा होता है ना कि अगर हम झलक नहीं देखें मैथ्यूनिन की तो फिर हम आज काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, टीआरएनए ये थोड़ा नखरा दिखाता है। तो टीआरएनए को AUG सबसे पहले चाहिए, तो दे दो ना भाई, दे दो, क्या ज़रूरत है, पूरा प्रोटीन बनाना है तो AUG दे दो उसको। तो सबसे पहले वो किसके लिए भागेगा? AUG के लिए। अगर उसको AUG चाहिए, ठीक है, तो ये तो इसका कोडॉन हो गया ना, तो उसके लिए क्या लेकर के आएगा? एंटीकोडॉन में क्या लेकर के आएगा? एंटीकोडॉन में वो लेकर के आएगा UAC। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो हमारा G है वो ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और जो हमारा A है वो डबल बॉन्ड U से जुड़ा होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। और यहीं अगर डीएनए की बात करते तो U की जगह, यूरेसिल की जगह थायमीन जो कि T आ जाता। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। इनिशिएशन में अब देखते हैं होता क्या है। अ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच टू द mRNA नियर द इनिशिएशन कोड AUG। द फर्स्ट और इनिशिएटर tRNA with F mate pairs with this codon, a large ribosomal subunit joined to the small unit and translation begins। थोड़ा भी घबराओ नहीं, इसको हम बताते हैं आपको, बहुत ईजी वे में बता रहे हैं। देखो, ये है आपकी प्रोसेस। हमने आपको बताया कि आपको जो आपका mRNA है उसको क्या मानना है? रेल की पटरी। ठीक है, तो ये हमारे AUG हैं फैमिली मेम्बर।
जो कि अपने एक फैमिली मेम्बर जिनका नाम है यूएसी, उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक लाने के लिए आपको किसी, मान लो ये टीआरएन नहीं तो लेके आएगा ना, तो हमारा ट्रेन लेके आ रहा है, तो भाई ये बताओ जब ट्रेन में फ्यूल नहीं होगा, जब ट्रेन में तेल ही नहीं होगा तो ट्रेन चलेगा कैसे? तो उसको चाहिए तेल। तो पहले ट्रेन में थोड़ा बहुत तेल डाला जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले आकर के स्मॉल राइबोसोम, ठीक है, थोड़ा सा तेल, ठीक है, छोटे अमाउंट में स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जुड़ गया। ठीक है, और ऊपर देख लो ये मैथ्योनिन लेकर के आया क्योंकि AUG है। ठीक है, AUG मैथ्योनिन के लिए कोड करेगा। ठीक, अब समझो यहाँ पर स्मॉल राइबोसोम ये जुड़ गया हमारे mRNA से। ओके, हमारे पटरी पर आ गया, फ्यूल भर लिया है ट्रेन ने, हमारे पटरी पर भी आ गया है। अब क्या हो रहा है कि ये अपने घर वालों से अटैच हो जाते हैं। ये ट्रेन जो है ये अपने घर वालों तक इसको पहुंचाती है। ठीक है, पहुंचाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्यूल है वो ख़त्म हो रहा है, फ्यूल ख़त्म हो रहा है, और अभी और भी पैसेंजर्स बाकी हैं जिनको उनके फैमिली मेम्बर से मिलवाना है, तो हमें और फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आता है हमारा लार्ज सब यूनिट दिस। ठीक है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आता है। ठीक, तो लार्ज जब राइबोसोमल सब यूनिट आता है, जब फ्यूल बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है, तो बोला जाता है ट्रेन में कि देखो भाई ऐसा है, एक लोग आओ तो एक लोग निकलो। ठीक है, एक लोग आओ, पैसा दो और निकलो। ठीक है, तुमको पहुंचाया है ना तो पैसा भी चाहिए। तो होगा क्या कि अब यहाँ से जो हमारा मैथ्योनिन है, ठीक है, ये हमें मिल गया। मैथ्योनिन पैसा है। ठीक है, यहाँ पर पैसा आपको दे दिया जाएगा, पी रीजन में पैसा। ठीक है, P फॉर पैसा। यहाँ पर होता है आओ, A फॉर आओ। अब दूसरे tRNA को यहाँ पर ले आया जाएगा। ठीक है, दूसरे tRNA को यहाँ पे लेके आया जाएगा, जिसके पास एक और फैमिली मेम्बर का एंटीकोडॉन होगा जो फिर कोड के साथ मिलाएगा। तो यहाँ से एंट्री होगी, आओ, पैसा यहाँ पर दिया जाएगा, फैमिली मेम्बर से मिला जाएगा, और यहाँ से फिर एग्जिट हो जाएगा, E फॉर एग्जिट। समझ गए? तो ये पूरा खेल होता है हमारे ट्रांसलेशन का। ठीक है, अब समझो इलॉन्गेशन, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब चेन बड़ी होगी। ठीक है, ईच राइबोसोम कंटेन 2 साइड। अब द P वाला हमने बताया पॉलीपेप्टाइड, जिसको आपको पैसा याद रखना है। A वाला जहाँ पर अमाइनो एसिड की साइट, जहाँ पर अमाइनो एसिड एक्चुअली में बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे tRNA आएगा, A फॉर आना आएगा, फिर P रीजन में जाएगा। जब तक पैसा नहीं देगा वो अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिलेंगे। पैसे के रूप में उसने क्या दिया? पैसे के रूप में उसने अमाइनो एसिड दिया, और फिर एग्जिट वाले रीजन से, E रीजन से वो बाहर निकल गया। ठीक है, ख़त्म काम। अब देखो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए ये आपका नेक्स्ट अमाइनो एसिड आया। ठीक है, अब ये ट्रेन जो है इसका काम ख़त्म। अब दूसरी ट्रेन आई। ठीक है, एक ट्रेन में 3 ही लोग जा सकते हैं। ठीक, अब ये वाली जो ट्रेन आई, ये क्या करेगी, फिर से इसको बोलेगी कि चल ना भाई निकल। अब क्या, मिला दिए ना, अब यहाँ से निकलो। तो ये यहाँ से ये जो ट्रेन है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये बाहर निकल गई। उसने छोड़ा क्या, एंटीकोडॉन से कोडॉन को मिला दिया, और पैसे के रूप में आपको अमाइनो एसिड जो कि मैथ्योनिन है उसको दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने दिया जब, तो यहाँ पर क्या होता है अब कि ऐसे इस रीजन में यहाँ से तो ये बाहर निकल जाएगा ना, यहाँ से जब ये देखो ये बाहर निकला। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी यहाँ फिर एक और आएगा। यहाँ जब एक और आएगा तो यहीं पर आपके अमाइनो एसिड की चेन बनती जाएगी। समझ रहे हो? ये एक अमाइनो एसिड है, फिर ये दूसरा देगा, कलर नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक अमाइनो एसिड का है। ठीक है, फिर ये दूसरा अमाइनो एसिड देगा, फिर ऐसे ही जब ये निकलेगा तो यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे। अब आप पूछोगे कि दीदी ये अमाइनो एसिड जुड़ कैसे रहे हैं, और ये बताओ कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इलोंगेट ही तो हो रहा है, ये बढ़ ही तो रहा है, ये इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही है। और ये अमाइनो एसिड जो हैं, जो कि हमें पैसे के रूप में मिला है, वो जुड़ कैसे रहा है, वो जुड़ रहा है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि 2 एडजेसेंट अमाइनो एसिड एक साथ कैसे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, तब तो जाके वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इलोंगेशन की प्रोसेस। फिर टर्मिनेशन आता है। टर्मिनेशन कहाँ होगा, mRNA के जिस रीजन पर आपको UAA या UAG या UGA tRNA को दिख गया, वहीं पर क्या हो जाएगा, ट्रेन रुक जाएगी, tRNA सिंथेसिस करना बंद कर देगा। समझ गए आप?
तो UAA, UAG एंड UGA जो हैं ये क्या कर देते हैं, प्रोसेस को रोक देते हैं। कहते हैं भाई कितना घुमाओगे, कितने लोगों को पहुंचाओगे, कितनी बड़ी चेन बनाओगे, अब रुक जाओ। टर्मिनेशन पे क्या होता है, UAA, UAG एंड UGA मिलता है जो कि प्रोसेस को टर्मिनेट कर देती हैं। ठीक है। रिलीज फैक्टर हाइड्रोलाइजेस, एक रिलीज फैक्टर निकलता है जो कि बॉन्ड को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है जो प्रोसेस चल रही थी। और फिर क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन टूट जाती है। ठीक है, राइबोसोम से वो निकल जाता है और हमें एक नया प्रोटीन का एक पूरा ऐसे हमें स्ट्रैंड मिल जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें प्रोटीन का मिल जाएगा। सी हियर, दिस इज स्टॉप कोडॉन। ठीक है, UAG एंड UAA, यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, इसको ये जो है हमारा tRNA ये तो एग्जिट से निकल ही जाएगा, लेकिन ये जो tRNA के साथ यहाँ पर ये जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसको ये रिलीज फैक्टर तोड़ देगा तो ये भाई ये बाहर निकल गए tRNA और ये फ्री पॉलीपेप्टाइड जो कि हमारा प्रोटीन की चेन है वो बाहर निकल गई। समझ रहे हो। और फिर यही हमारा ऐसे जुड़ के सेकेंडरी बना लेगा, फिर टर्शरी बना लेगा, ये हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, यहाँ पर बन रहा है प्रोटीन। देखो ये चेन यहाँ पर, ये देखो कितनी बड़ी चेन बनी है। ठीक है, ये पूरी चेन बन गई। ठीक, यहाँ से एक tRNA अपने पैसेंजर को पहुँचा करके पैसा दे करके निकल रहा है और एक हमारे पैसे ले करके आ रहे हैं, मतलब अमाइनो एसिड लेकर के आ रहा है कि ले लो पैसा और हमें यहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर के पास छोड़ दो। ठीक है, ये समझ में आया आपको। फिर राइबोसोम में देखिए वही थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है हमने। ये रहा आपका tRNA। ठीक है, ये tRNA, एक और ट्रेन आ रहा है पैसा लेकर के। tRNA यहाँ पर आए, किस साइड पे आए, आओ भाई अमाइनो साइड पे, यहाँ पर P पैसा दो और यहाँ से एग्जिट हो जाओ। फिर ये आपकी एक अमाइनो एसिड की चेन बन जा रही है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आपको ये ट्रांसलेशन भी उतने ही अच्छे से समझ में आया होगा जितना ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक कोडॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।